तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोगों ने अभी तक जो सीखा है मैं थोड़ा पहले उसको रिकॉल करवा दूं। आपने पढ़ा कि लीनियर और एंगुलर के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, आपने पढ़ा इधर से डिस्प्लेसमेंट हो गया या डिस्टेंस हो गया, उसको आप एंगुलर में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, और वेलोसिटी v को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जी? ओमेगा से। और एक्सेलरेशन को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आज आप पढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर टार्क के अंदर आपने एक बात पढ़ी थी, लाइन पढ़ी थी कि लाइक फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ लीनियर मोशन। जिस तरह से फोर्स रोल प्ले करती है कौन सी मोशन में जी? लीनियर मोशन में। सिमिलरली टॉर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एंगुलर मोशन। मतलब लीनियर मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो फोर्स की जरूरत है, और अगर एंगुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी जी? टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब लीनियर में फोर्स होता है और एंगुलर में यही फोर्स किसके बराबर हो जाती है जी? टॉर्क के। जरा प्रूफ करते हैं। हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है। इसके अंदर आप इनर्शिया को ही पढ़ेंगे। आपको इतना तो पता है ना कि इनर्शिया जो है ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है किस चीज की? एबिलिटी रखता है, टेंडेंसी रखता है, टेंडेंसी रखता है, एबिलिटी रखता है, टेंडेंसिटी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक हो गया जी। जो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखे हुए होता है उसको आप क्या कहते हैं जी? इनर्शिया। अब आपको पता है लीनियर मोशन में, जो लीनियर मोशन है उसमें मैस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनर्शिया का। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा था mass has the inertia is the massive property of an object। पढ़ा था inertia is the massive property। तो मतलब mass लीनियर में रोल प्ले करता है इनर्शिया का, और एंगुलर में वो आई से हम उसको डिनोट करते हैं। जरा इसी को पढ़ेंगे कि इनर्शिया किस तरीके से रोल प्ले करता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भी जो इनर्शिया है वो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों। सही हो गया। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर ना, ये एक सर्कल लेट कर लिया। अभी लेट नहीं करना था लेकिन पहले अज्यूम कर लिया आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं यहां पर क्या ले रहा हूं जी? ये सेंट्रल पॉइंट, और सेंट्रल पॉइंट के इस डायरेक्शन में मैं ले रहा हूं मेरा बेटा एक ना मैसलेस रॉड। एक ऐसा रॉड जो कि मैसलेस है, मीन टू से उस रॉड का कोई वेट नहीं है, उस रॉड का कोई वेट नहीं है। बस इस रॉड का ये जो यहां से लेके ये यहां तक का जो पॉइंट है, इसको आप किस चीज का नाम देते हैं जी? रेडियस का। ठीक है, लेकिन इस रॉड ने किया हुआ क्या है? इस ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखा हुआ, लेकिन रॉड जो है वो मैसलेस, मीन टू से इसका कोई मैस नहीं है। लाइक अ रोप ये यहां पे काम कर रहा है। जिस तरह से कल हमने पढ़ा था ना कि रोप इज बाइंडिंग टू अपना स्टोन, तो स्टोन के साथ जो रोप का काम था वही इस मैस के साथ इस मैसलेस रॉड का काम है। हमने इसको सपोज कर लो भाई हॉरिजेंटली रखा हुआ है। किस तरह रखा हुआ है जी? हॉरिजेंटली। अब जरा देखिएगा, जब अगर इसको मैंने हॉरिजेंटली रखा हुआ है तो इसको क्या लगाऊंगा जी? फोर्स। अब फोर्स कौन से वाली लगेगी भाई? मैं तो यूं फोर्स लगा रहा हूं, तो मतलब मैं लीनियर फोर्स लगा रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट पे कौन सी फोर्स लगा रहा हूं? फॉर एग्जांपल लीनियर फोर्स लगा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू, आपने फोर्स लगा दी इसके ऊपर, कौन से वाली? लीनियर, Ma। यही होता है ना लीनियर मोशन। अब ये क्या है? ये इसका पिवट पॉइंट है, फ्रिक्शनलेस है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट इज अ फ्रिक्शनलेस, मीन टू से इसके गिर्द ये जितना मर्जी घूम सकता है घूम ले, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉइंट क्लियर हो गया जी? फ्रिक्शनलेस है ना। तो आपने इधर लगा दी फोर्स, और जब फोर्स लगाई तो ये जो ऑब्जेक्ट था ना जी, इस पिवट पॉइंट को अपना एक्सिस मानकर इसके गिर्द क्या करने लग गया जी? मोशन। हालांकि जिस तरह मैंने फोर्स लगाया इसको, मतलब फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में यूं जाना चाहिए था, लीनियर फोर्स लगाई थी, लीनियर फोर्स पे लीनियर होता है कवर, लेकिन ये इस तरह नहीं गया। ये इस पिवट पॉइंट को अपना एक्सिस मानकर इसके गिर्द क्या करने लग गया जी? रोटेट। इस ऑब्जेक्ट का मास था m। पॉइंट क्लियर हो गया जी? इस ऑब्जेक्ट का मास था ना m, आपने इस m पर फोर्स लगाई, और इसी m में मेरा बेटा ये देखो जी, ये r भी है ना।
m का r है ना, छोटा सा r, उसी m का। चलो जी, इस बात को माइंड में रखिएगा। अब जरा आगे चलते हैं। आपने क्या लगाई, F इज इक्वल टू ma। अब आपने लगाई लीनियर फोर्स, लेकिन लीनियर फोर्स में ऑब्जेक्ट को लीनियरली मूव करना चाहिए था, वो तो लीनियरली मूव उसने किया नहीं। अब आपको पता है फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या पैदा होता है जी, एक्सेलरेशन। अब इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ होगा, जरा देखिएगा, फोर्स लगी लीनियर, मोशन करनी चाहिए थी लीनियर, लेकिन लीनियर नहीं गया, एंगुलर मोशन कर रहा है। तो एंगुलर जब मोशन कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, तो कौन से वाला एक्सेलरेशन पैदा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स लगा रहे हैं लीनियर, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा वाला पैदा हो रहा है जी, एंगुलर। तो इसीलिए मैं कह देता हूं जी, अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन लगाऊं, a इज इक्वल टू आपके पास किस चीज के बराबर होगा जी, r अल्फा। सही हो गया जी, प्रूफ किया हुआ है ना, a इज इक्वल टू r अल्फा। तो हम यहां पर लगा देते हैं f इज इक्वल टू m r अल्फा। ये जो r है ये वाला आ गया ऑब्जेक्ट का। सही हो गया जी, ठीक है जी, m r अल्फा। सही, लेकिन ये भी तो है ना r, इसी r के साथ बंधा हुआ है और इसी r के साथ मूव कर रहा है। ठीक हो गया जी, तो मैं इस r को क्या करता हूं, इस r को ये मेरा बेटा दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये जो r है अब फोर्स के साथ भी अटैच है, मैं इसके साथ भी अटैच है, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखिएगा, ये जो r क्रॉस f है, फार्मूला पड़ा हुआ है, किसका फार्मूला पड़ा हुआ है जी, टार्क का फार्मूला पड़ा हुआ है, r क्रॉस f। तो इधर लग गया जी r, और ये क्या बन गया जी, mr का स्क्वायर अल्फा। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब एक और बात, हम पढ़ रहे हैं किसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, एंड इनर्शिया में आपने पढ़ा हुआ है कि जो मोशन होती है वो कौन सी होती है जी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है जी, सेम। दैट मीन टू से जो यहां पर मोशन होगी ऑब्जेक्ट की, वो भी वैसे भी हमने पढ़ी हुई है कि सर्कल में जो मोशन होती है वो हर पॉइंट पर सेम, उससे पैदा होने वाली वेलोसिटी सेम, और वेलोसिटी के चेंज से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी सेम। तो मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, इट विल बी सेम ऑन ईच एंड एवरी इंटरवल ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। क्लियर हो गया जी। देन मैं अब ये कह रहा हूं कि टार्क जो होगा वो डायरेक्ट रिलेशन पे आ जाएगा, किसके जी, अल्फा के। आ गया, अगर डायरेक्ट रिलेशन पे ये आ रहा है और मैं इसको खत्म करूं, तो मैं लिखता हूं टा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट लगा दिया आई, और ये लगा दिया क्या भाई, अल्फा। अब जरा देखिएगा, इस एम आर के स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगाया भाई, आई लगाया, यही लगाया ना, इस एम आर के स्क्वायर, इस कांस्टेंट। तो देखो जी, ये टार्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आपके पास अल्फा था। हमने क्या किया, हमने कहा सपोज करो, लेट करो भाई, टार्क कब बढ़ेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यही है ना। अब मैथ भी हर जगह कांस्टेंट है। अब जरा देखिएगा, मैथ हर जगह कांस्टेंट, इसका आर हर जगह कांस्टेंट, ये भी हर जगह कांस्टेंट, सारी बातें है ना भाई, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट ही है। मैथ तब्दील हो रहा है, उसको अपना फोर्स लगने से मैथ थोड़ा हैवी हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। जब वो हैवी नहीं होगा उसका रेडियस चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों चीजें क्या हो गई जी, कांस्टेंट हो गई, हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा के छुपा ली, तो उसकी जगह क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए मैंने क्या लगा दिया भाई, आई। अब मतलब ये और ये दोनों चीजें क्या हैं जी, सेम। अब इसका मतलब ये जो एम आर का स्क्वायर है उसको मैंने किसके इक्वल किया, आई के, और इस आई को लेकर आऊं, आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। अब ये जो आई है, ये आई किसका आई है जी, ये इनर्शिया का आई है। क्लियर हो गया। अच्छा, मूवमेंट कहते हैं लम्हे को, मूवमेंट किसे कहते हैं जी, लम्हे को। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया था, तो इस लम्हे में जो टार्क पैदा हुआ, ठीक हो गया, वो उसके एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस लम्हे पर आते हुए इसने अपने आप को रेस्ट में भी रखा हुआ है, ठीक हो गया, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो इस चीज को आप किस चीज का नाम कहते हैं जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपके पास ये निकला है इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। अब आप इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, जरा इसी से डेफिनेशन बनाएं, आप कर सकते हैं, इट इज द क्या जी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass एंड क्या मेरा बेटा, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज कॉल्ड, मेरा बेटा आप उसको किस चीज का नाम देते हैं जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। क्लियर हो गया जी। अब आपके पास एक बड़ा ही अहम प्रूफ आ गया, टाई इज इक्वल टू आई अल्फा।
कभी कभी वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी प्रूफ पूछ लेते हैं, प्रूफ करें I इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आपको पता है जी F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे, एक ही जगह R अल्फा लगा देंगे, R से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, टाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर को आपने किस चीज का नाम दे दिया जी, इनर्शिया का नाम दे दिया, तो इसकी जगह I लगा दिया, टाई इज इक्वल टू क्या बन गया जी, I अल्फा। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब एक और बात क्या है जी, और बात ये है, आपसे ये पूछते हैं कि ये जो मूवमेंट, देखो मैं टार्क की बात नहीं कर रहा, टार्क डिपेंड कर रहा है किस पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगली बात, टार्क डिपेंड कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन पर। टार्क जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। और अगर I की बात करें तो मैंने कहा I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। आपसे पूछते हैं जी वेयर ऑन व्हिच फैक्टर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, तो आप लोग ये नहीं कहेंगे, आप लोग कहेंगे भाई इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ठीक हो गया जी। इन दो फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, डिपेंड करता है। किसके ऊपर, एक तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, और किसके ऊपर जी, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है जी, डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ सर जी, अब यहां पर ये तो हमने ले लिया ये वाला बॉडी, अगर बॉडी थोड़ा सा बेढंगा हो, थोड़ा सा चेंज हो, तो उसमें क्या होगा, क्या उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रहेगा या तब्दील होता रहेगा। ठीक हो गया जी, या उसकी मोशन में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा, जरा उसको प्रूव करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ये कर रहा हूं, ये थोड़ा सा मिटा दिया, ठीक है जी, और इसको भी मिटा देते हैं। आपको ये तो पता लग गया जो फोर्स है वो फोर्स लीनियर में और टॉर्क एंगुलर में, और मास लीनियर में और एंगुलर में क्या होता है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, अब जरा यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, जरा देखिएगा जी, ये थोड़ा सा बेढंगा सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये ले लिया, सही हो गया जी, ठीक है। और ये इसका फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल पॉइंट बना लिया। मैं एक ही डायग्राम में सारा कंप्लीट कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। आपको पता है ये सेंट्रल पॉइंट क्यों लिया, आपको पता है जी, बेकायदा शक्ल का जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं, वो 9th क्लास में पढ़ा था जी, हैं उसके 3-4 हिस्से कर लो, 3-4 जगहों पे सुराख कर लो, एक सुराख से पकड़ के लटका दो, लाइन लगाओ पलम लाइन से, याद आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे सुराख से तीसरे सुराख से, जहां पे वो लाइन एक दूसरे को कट कर जाए, वो उसका क्या बन जाता था जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हमने मान लिया कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जरा देखिएगा जी, अगर ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब टार्क का फार्मूला आपके पास क्या है जी, एम आर का स्क्वायर अल्फा। मैं कह देता हूं ये जो साइज है जी, यहां से पतला है, ये वाला साइज यहां से मोटा है जी, ये वाला अगेन पतला है जी, ये वाला अगेन मोटा है जी, ये वाला अगेन पतला है जी। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैं इसको कह देता हूं, इसका मास यहां पर m1 होगा, m2 होगा जी, m3 होगा, ये चलता आएगा कहां तक जी, mn तक, क्योंकि इस रिजिड बॉडी के अंदर थोड़े से पार्टिकल्स तो है नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तमाम का मास भी क्या होगा जी, नंबर ऑफ मास, वी डोंट नो अबाउट इट। सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं जी, पहले का 1 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, तीसरे का 3 हो गया, अप टू सो ऑन n का n हो गया। सही हो गया जी। अब यहां से ये एक्सिस पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से यहां तक का रेडियस क्या होगा जी, r1 इसका, r2 इसका, r3 अप टू सो ऑन चलता है, इधर क्या हो जाएगा जी, rn। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब हमने क्या करना होता है, हम तो पढ़ रहे हैं एंगुलर मोशन, तो मैं कहता हूं जी, अगर मैं इस पॉइंट को एक्सिस मान लूं, और एक्सिस मानने के बाद इस ऑब्जेक्ट को इस एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घुमाना शुरू कर देता हूं। पॉइंट क्लियर हो गया जी। इसको क्या करना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया। तो जरा देखिएगा, इसमें एक किस्म का टॉर्क तो पैदा होने वाला नहीं है। जरा देखिएगा, इसके लिहाज से पहला टॉर्क टाउ 1 इज इक्वल टू m1 और 1 का स्क्वायर, इधर अभी लिख रहा हूं अल्फा 1, अभी बताते हैं कि अल्फा 1 आता है या नहीं आता। तो दूसरे के लिहाज से क्या होगा जी, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा 2, इधर क्या हो गया जी, r3 m3 r3 का स्क्वायर अल्फा 3, अप टू सो ऑन चलता है जी, टॉर्क n तक m n और n का स्क्वायर अल्फा n। क्लियर हो गया जी। अब हम ले लेते हैं क्या जी, टोटल टॉर्क, ये इसकी के साथ टोटल लगा दिया। टोटल कैसे बनेगा, टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 अप टू सोन चलता जाएगा जी, टा n तक। अब जरा देखिएगा, यहां पर आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर अल्फा 1, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा 2 अप टू सोन चलता जाएगा mn rn का स्क्वायर अल्फा n। आपसे पूछते हैं, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मीन टू से एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोशन में क्या हर पॉइंट पर चेंज होता रहेगा?
ना ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है इन सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन रिमेन सेम ऑन ईच इंटरवल ऑफ द बॉडी। तो दैट्स व्हाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n वाला चक्कर होगा ही नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पर अल्फा क्या हो जाएगा जी, सेम। जब ये सेम हो जाएगा तो आप यहां से और ये यहां से अल्फा को कॉमन ले सकते हैं जी। अल्फा को हमने ले लिया बाहर कॉमन। अब जरा देखिएगा, इसको इकट्ठे लिख रहे हैं जिस तरह से इक्विलिब्रियम में फोर्सेस को लिखते थे कि समेशन, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम अप, समेशन करना है, जमा करना है। कहां से करना है, इनिशियली पॉइंट आप 1 से जमा करने वाले हैं, कहां तक करने वाले हैं जी, n तक। और इधर लिख देंगे m और इधर लिख देंगे r का स्क्वायर, इसके साथ भी लगा दूंगा i और इसके साथ भी लगा दूंगा i, और इधर से हमने कॉमन क्या लिया हुआ है जी, अल्फा। सही हो गया। अच्छा जी, अब ये कौन से वाला ऑब्जेक्ट था जी, रिजिड ऑब्जेक्ट था। अब रिजिड ऑब्जेक्ट में पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर तो होते नहीं है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो अब जब हम इसको एंगुलर एक्सेलरेशन पे घुमा रहे हैं तो मतलब वो सारे पार्टिकल्स का जो फोकस है वो एक पॉइंट पर हो गया और उसी के गिर्द सारे क्या करने लगे भाई, घूमने लग गए। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मतलब उस रिजिड बॉडी का हमने mr स्क्वायर को किस चीज का नाम दिया हुआ था जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मतलब उस रिजिड बॉडी का ये तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिलकर एक बड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बना दिया। ऐसी बात है ना। तो मतलब ये mr के स्क्वायर की जगह आप डायरेक्टली क्या लगा देंगे, टाई इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा जी, i, और ये क्या बन गया जी, अल्फा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मतलब एक रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टाई इक्वल टू वो भी किस चीज के बराबर है, i अल्फा। लेकिन आपको ये पता चला, अब जरा देखिएगा, टार्क इधर भी अल्फा के डायरेक्ट रिलेशन पर है, लेकिन हर पॉइंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज था। जब हर पॉइंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया तो मतलब हर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जी, चेंज होता है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर कोई हुप की शक्ल में है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर कोई लेंथ की शक्ल में है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर कोई अपना सफेयर की शक्ल में है, समझ रहे हैं, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और तो मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। लेकिन अगर एंगुलर मोशन होगी तो एंगुलर मोशन में जिस तरह से फोर्स प्ले करती है रोल लीनियर मोशन में, वैसे ही फोर्स की जगह यहां पर क्या आ जाता है जी, टॉर्क। टॉर्क प्ले वही करता है रोल जिस तरह से फोर्स लीनियर मोशन में करती है, इधर टॉर्क कौन सी मोशन में करता है जी, एंगुलर मोशन में। तो मतलब ये जो फोर्स था इज इक्वल टू एंगुलर में टॉर्क। और सिमिलरली ये जो मैस है जिसको आपने मैसिव प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कहा था चैप्टर नंबर 3 में, वो इसमें डायरेक्टली क्या बन जाता है जी, इनर्शिया। और इनर्शिया आपके पास किस चीज के बराबर होता है, mr का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हो गया जी। आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर।